कैलाश माउंटेन 4 रिलीजन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आखिर ये माउंटेन कितना पुराना है और ये बना कैसे? देखिए, कैलाश पर्वत हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रांस हिमालय रेंज का एक पार्ट है, जिसे गंगदीसे रेंज भी कहते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश मेटामॉर्फिक शीट्स और ग्रेनाइट के स्पेशल रॉक्स से बना है। एक टाइम पे ये रॉक्स सॉफ्ट मड हुआ करती थी, जो ओशन के नीचे रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पाइल अप होती गई और वहाँ लेयर्स बनती गई। साथ में अर्थ की हीट और प्रेशर से वो हार्ड हो गई। सालों बाद अर्थ की इंडियन प्लेट नॉर्थ मूव करने लगी और वो यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर क्रैश हो गई। अर्थ की दो प्लेट्स का एक कोलिजन इतना पावरफुल था कि इसने लैंड को अपवर्ड पुश किया और यहीं से हिमालयन रेंज, तिब्बतियन प्लेटो और कैलाश पर्वत फॉर्म हुए। यानी ये सभी माउंटेन्स, जिनमें कैलाश भी शामिल है, ये वोल्केनोस से फॉर्म नहीं हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैलाश माउंटेन बाकी की हिमालयन रेंज से काफी यंग है। वैसे तो ये 3 करोड़ साल पुराना है, जो अपने आप में काफी लंबा समय होता है, लेकिन हिमालयन रेंज इससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है। माउंट कैलाश हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और तिब्बती रिलीजन बॉन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदुइज्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का एक स्थान है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इसकी पीक पर भगवान शिव बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। विष्णु पुराण में कैलाश को दुनिया का एक पिलर कहा गया है और हिंदू कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलाश को दुनिया का सेंटर भी कहा जाता है। माउंट कैलाश से 4 रिवर्स का ओरिजिन भी होता है, जिसमें सुलतेज, ब्रह्मपुत्रा, कर्नाली और इंडस शामिल हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैलाश से आने वाली ये 4 नदियां दुनिया को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने का काम करती हैं। और अभी प्रेजेंटली कैलाश चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन हमेशा ये चाइना के कंट्रोल में नहीं था। कैलाश और मानसरोवर लेक तिब्बत के निगाड़ी रीजन में आता है। सेंचुरीज तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, जहां बुद्धिज्म से भी पहले बॉन रिलीजन का राइज हो गया था। और बॉन रिलीजन के अकॉर्डिंग कैलाश माउंटेन उनके एक भगवान जोंगजुंग मैरी का स्थान था। इसीलिए बॉन रिलीजन के जोंगजुंग किंगडम ने करीबन 1500 बीसी से लेकर 7th सेंचुरी तक वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न तिब्बत के एरिया को कंट्रोल किया, जिसमें कैलाश भी आता था। लेकिन 7th सेंचुरी में तिब्बत की यार्लुंग डायनेस्टी के एम्परर सोंगस्टीन गैम्पो ने जोंगजुंग किंगडम को कॉन्कर कर लिया और तिब्बत को एक सिंगल एम्पायर के अंडर यूनिफाई कर दिया गया। एम्परर गैम्पो ने ही पहली बार बुद्धिज्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 7th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट रीजन था, जो कैलाश और मानसरोवर को कंट्रोल करता था। लेकिन इसी बीच चाइना का राइज हो चुका था और उस वक्त चाइना को माओ जेडुंग लीड कर रहा था, जिसने 1950s में तिब्बत को इन्वेड कर दिया। तिब्बत से फोर्सफुली एक 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट साइन कराया गया। इसमें तिब्बत का नगाड़ी एरिया भी शामिल था, जहां कैलाश माउंटेन है। इसी मोमेंट से कैलाश पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में आ गया। तो एक इतनी लॉन्ग हिस्ट्री और एग्जिस्टेंस के बाद भी आज तक माउंट कैलाश को कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है। और जितने लोगों ने भी कोशिश की है, उनके साथ बहुत अनयूजुअल सी एक्टिविटीज हुई हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि माउंट कैलाश की इंपॉर्टेंस 4 धर्मों में है और इसको क्लाइंब करना चारों ही धर्मों के रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इसको क्लाइंब करने की कोशिश की। 1936 में एक ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हर्बर्ट टीचे ने माउंट कैलाश को क्लाइंब करने की कोशिश की थी। तब उनसे एक लोकल ने कहा था कि माउंट कैलाश को वही क्लाइंब कर सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, और ऐसे आदमी को माउंट कैलाश पर चढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो एक बर्ड में बदलकर इसके टॉप पर पहुंच सकता है। फिर 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्पेनिश टीम को इस माउंटेन को क्लाइंब करने का ऑफर दिया। उस समय चाइनीज सरकार को हिंदूज और बुद्धिस्ट से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। वो लोग इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट में आ गए थे। फिर कुछ समय तक चाइनीज गवर्नमेंट ने माउंट कैलाश पर किसी भी तरीके की क्लाइंबिंग एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दी थी। लेकिन फिर वापस 2007 में एक रशियन माउंटेनियर सर्गेई सिस्टिकोव और उनकी टीम ने माउंट कैलाश को क्लाइंब करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी इस जर्नी को शुरू कर दिया, लेकिन जब वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें सीवियर हेडेक्स होने लगे, मसल क्रैम्प्स आए और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। उनका स्टेटमेंट था, मुझे उस समय लगा कि ये माउंटेन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने चढ़ने का प्लान कैंसिल कर दिया और नीचे उतरना बेटर समझा। फिर एक सर्बियन माउंटेनियर ने माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि एक सर्टेन हाइट से ऊपर पहुंचते ही वो कई डेकेड्स बुजुर्ग हो गए और उसके 1 साल बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो जितने लोगों ने भी माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुए हैं। उन्होंने अजीब सी फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्जर्व की हैं। उनकी बॉडी हेयर्स, नेल्स और एज बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज का बिल्कुल वैलिड साइंटिफिक एविडेंस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकता है, और लोग इसकी वजह से ऐसी चीजें फील करते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं, जो आपकी हार्ट बीट को तेज कर देता है, जिससे लगने लगता है कि आपके नेल्स और बाल बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और ऐसी फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। इसी के साथ जो लोग भी कैलाश माउंटेन विजिट करते हैं, साइकोलॉजिकली उनकी स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और ये चीज उनको ये बिलीव करने पे फोर्स कर देती है कि कैलाश माउंटेन पे कोई डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स
साइंटिस्ट तो ऐसे भी हैं जो इसे एक नेचुरल माउंटेन मानते ही नहीं। 1999 में जियोलॉजी, हिस्ट्री और फिजिक्स के रशियन एक्सपर्ट्स की एक टीम कैलाश को स्टडी करने तिब्बत पहुंची, जिसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुल्दाशेव लीड कर रहे थे। उन लोगों ने कैलाश माउंटेन के पास काफी समय बिताया, वो काफी लोकल से भी मिले और एंड में उनकी टीम ने यही कंक्लूजन दिया कि कैलाश कोई नेचुरल माउंटेन नहीं है बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है जो काफी पहले बनाया गया था और ये पिरामिड बाकी दूसरे छोटे पिरामिड से गिरा है। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश के आसपास थे तो उन्हें माउंटेन के अंदर से बहुत अजीब और स्ट्रेंज आवाजें आ रही थी। उन्होंने ऐसा फील किया कि माउंटेन के अंदर कोई रहता है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने डॉक्टर मुल्लाशेव के इन क्लेम्स को अगले ही साल रिजेक्ट कर दिया। तो माउंट कैलाश को क्लाइम करने के काफी सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर जाके इसकी पीक क्यों नहीं देख लेता। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ है अपने रिलीजियस और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। चाइना इस एरिया में कोई रिसर्च एक्टिविटीज भी अलाउ नहीं करता और साथ ही में एयर ट्रैफिक को भी रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि यहाँ बहुत अनयूजुअल एयर करंट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की गई है जो कि नेविगेशन डिसरप्शन करता है। और कई लोगों का कहना है कि कैलाश के पास जाते ही उनके कंपासेस भी फेल हो जाते हैं, कंपास गलत डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। अब देखो, इस चीज का कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं है और ना ही वैलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैलाश माउंटेन के आसपास काफी क्वांटिटी में मैग्नेटिक रॉक्स जैसे मैग्नेटाइट और रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है जो एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेटिक टूल्स के साथ इंटरफेयर करता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक इनविजिबल एनर्जी एमिट करते हैं जिन्हें रेडिएशंस भी कहते हैं और यही रेडिएशंस ह्यूमन हेल्थ को अल्टर करती हैं। रेडिएशंस डायरेक्टली मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं करती, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कंपास और जीपीएस सिस्टम में जरूर इंटरफेयर कर सकती है जो उन्हें खराब कर देता है। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज की माने तो चाइनीज एयरफोर्स ने एक बार अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत पे भेजा था, तब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगे और हेलीकॉप्टर को नॉर्मल से ज्यादा टर्बुलेंस फेस करना पड़ा क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे हवा बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर के लिफ्ट को कम कर देती है और इसी के साथ इंजन और रोटर्स भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। इस पॉइंट पे चाइनीज गवर्नमेंट कैलाश माउंटेन को विजिट करने के लिए अलाउ करती है। ये परमिशन 1954 के सिनो एग्रीमेंट के बाद मिली थी। फिर 1959 में तिब्बत में एक रिबेलियन हुआ जिसमें चाइनीज आर्मी और तिब्बतियन आर्मी काफी समय तक क्लैश की, जिसके बाद तिब्बतियन लीडर दलाई लामा इंडिया आ गए। फिर इंडियंस के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश को विजिट करने के ऊपर बैन लगा दिया। ये बैन उसके 2 डेकेड्स के बाद लिफ्ट कर दिया गया। एक बैन वापस इंपोज हुआ था कोविड के टाइम पे, लेकिन फिलहाल 2025 में कोई भी कैलाश को विजिट कर सकता है। दोनों देशों के बीच कुछ हाई लेवल टॉक्स चली जिसके बाद ये परमिशन फाइनली दे दी गई। हर साल जून से सितंबर के बीच इंडियन गवर्नमेंट कैलाश की एक यात्रा को ऑर्गेनाइज कराती है जिसमें पिलग्रिम्स को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ सिस्टम से पिलग्रिम्स को खुद सेलेक्ट करती है। इसका सिलेक्शन किया जाता है एज और हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर। इस साल 5500 लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें से 750 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट 2 रूट से इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है जिसमें से एक है उत्तराखंड का लिपुलेख पास और दूसरा सिक्किम का नाथुला पास। 750 यात्रियों में से 250 लिपुलेख पास वाले रूट से जाएंगे और 500 सिक्किम के नाथुला पास से। ITBP जैसी रेलेवेंट एजेंसीज के साथ गवर्नमेंट ये चीज अश्योर करती है कि कैलाश यात्रा स्मूथ, सेफ और कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप प्राइवेटली विजिट करना चाहते हैं तो आप किसी टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू भी कैलाश जा सकते हैं। अलग अलग स्टेट की सरकारें इस चीज के लिए सब्सिडीज ऑफर करती हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट 1 लाख, हरियाणा 50,000 रुपीज, मध्य प्रदेश की सरकार 30,000 रुपए देगी, गुजरात सरकार 23,000 रुपए। इन सब्सिडीज को लाइफ में बस एक बार अवेल किया जा सकता है और फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज 2 तरीके के टूर्स या फिर दर्शन ऑफर करती है, एक ऑन ग्राउंड, दूसरा वाया फ्लाइट्स। तो जैसा कि हमने समझा कि कैलाश माउंटेन की 4 रिलीजन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आज भी इस माउंटेन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाए और इसका सोल रीजन है इसकी रिमोट लोकेशन, हार्श वेदर कंडीशंस। और सिर्फ कैलाश माउंटेन ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी जगहें हैं जो रिलीजन में सेक्रेड मानी जाती हैं, लेकिन लोग खुद ही रिलीजियस बिलीफ के नाम पर उन जगह के बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी के अंदर डिल्यूजन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है, चाहे वो भगवान के चरणों का अमृत समझकर एसी का पानी पीना हो या फिर किसी भी बाबा को भगवान बना लेना। रिलीजन के नाम पर मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम रिलीजियस एंगल के साथ साथ साइंटिफिक एंगल को भी देखें और दोनों चीज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।